क्लास 9th और इसका चैप्टर फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं और इसका नाम है स्थिति एवं विस्तार। और इसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानने वाले हैं, पूरा एक्सप्लेन करके। तो आज का क्लास तो देखिए, चैप्टर फर्स्ट जो है इसमें हम लोग को पढ़ना है भारत का जो है स्थिति और इसका जो है विस्तार। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग भारत के परिचय में। तो हमारा देश भारत जो है विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। तो सही बात है, जो हमारा भारत जो है विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। वहीं अगर देखेंगे तो विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर है और जिसका नाम है हिंद महासागर। तो देखिए आप लोग, जो है विश्व में भारत ही एक ऐसा मात्र देश है, इकलौता जो देश है जिसके नाम पे जो है हिंद महासागर है। एक सागर है, महासागर है, जिसका नाम क्या है, हिंद महासागर। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। हम लोग को जो देखना है मेन जो हमें देखना है स्थिति में, स्थिति को देखना है, लोकेशन को देखना है। तो देखिए सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग, भारत जो है एक विशाल देश है। तो भारत एक ऐसा देश है, विशाल देश है, और इसका भूभाग जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तथा पूरब से 68 डिग्री 7 एवं पूरब से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक फैला है। ये इसका स्थिति हो गया। तो आप लोग इस पॉइंट्स को याद रखेंगे, ये डाटा को, इसका जो है ये स्थिति है उत्तर अक्षांश और पूर्व देशांतर तक। देखिए ये जो अक्षांश और देशांतर होता है इसको समझते हैं। तो यहाँ पे जो है लेटी रेखा रहेंगी उसे हम लोग अक्षांश कहेंगे, और जो ये खड़ी लाइन होती है, ठीक है, उसे हम लोग जो है देशांतर बोलते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूड यानी कि लंबी लाइन जो है। ओके, अगला जो हम लोग पॉइंट देखते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। तो आप लोग याद रखेंगे, भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है स्थित है। और ये कहाँ स्थित है, तो अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है भारत का, उसमें जो है ये स्थित है। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का जो है केंद्र शासित प्रदेश है। आप लोग याद रखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये केंद्र शासित प्रदेश, और इसमें ही जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री पे उत्तरी अक्षांश भारत के बीचों बीच से गुजरती है। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो जो कर्क रेखा जो है भारत के जो है बीचों बीच जो है गुजरती है और टोटल 8 राज्य को अटैच करती है, टच करती है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से 8 राज्य हैं। तो हम लोग देख लेते हैं वो 8 राज्यों के बारे में। तो देखिए कर्क रेखा से गुजरने वाले टोटल जो है 8 राज्य हैं, और उन 8 राज्यों को आप लोग कैसे नाम याद रख सकते हैं, इसके लिए जो है ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़। तो मित्र पर गमछा झाड़, ये ट्रिक से आप लोग 8 राज्य का नाम याद रख सकते हैं। और इसी का पहला जो है लेटर से पहला जो है राज्य का नाम है। जैसे कि हम लोग जो है देखेंगे, मी को अलग करते हैं तो ये मिजोरम आप लोग याद रखेंगे। फिर देखिए त्र से जो है त्रिपुरा याद रखेंगे, और प से याद रखेंगे पश्चिम बंगाल, वहीं र से याद रखेंगे राजस्थान, और ग से याद रखेंगे गुजरात। फिर देखिए म से याद रखेंगे मध्य प्रदेश, और छा से याद रखेंगे छत्तीसगढ़, और फिर देखिए झाड़ से याद रखेंगे झारखंड। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो नेक्स्ट डाटा है ये क्या कह रहा है। तो आप लोग अभी जस्ट समझे कि 23.5 डिग्री पे जो है कर्क रेखा गुजरती है भारत के बीचों बीच। वहीं इसमें अगर हम 3 लाइन का बात करें तो देखिए सबसे नीचे वाला लाइन हो जाएगा हमारा मकर रेखा, फिर ऊपर वाला लाइन जो है भूमध्य रेखा, और कर्क रेखा तो आपको पता है कि बीचों बीच जो है भारत के गुजरता है। तो आप लोग याद रखेंगे कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच गुजरती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये जो है अर्थ है, ओके, और इसमें जो है ये इस तरीके जो नीचे से लाइन होगा
उसको अक्षांश बोलेंगे, लैटिट्यूड बोलेंगे यानी कि लेटी लाइन को। ओके, और यही जो खड़ी लाइन है इसको जो बोला जाएगा देशांतर बोला जाएगा। तो आप लोग याद रखेंगे, इस प्रकार से आप लोग को पृथ्वी का ग्लोब मिलेगा, उसमें जो लेटी लाइन होंगी वो अक्षांश होंगी, वही खड़ी लाइन जो होंगी वो देशांतर होंगे। तो ये पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट जो आते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस पॉइंट पे, इस चैप्टर का जो है इम्पोर्टेंस पॉइंट, इस पे हम लोग आते हैं और देखते हैं इस पॉइंट्स। तो अब जो हम लोग देखने वाले हैं भारत का आकार के बारे में देखने वाले हैं। तो देखिए हम लोग भारत का आकार देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत का आकार, और इसमें जो है पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है आप लोग याद रखेंगे 32.8 लाख 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर पूरा जाने तो हम लोग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर। तो कहने का मतलब भारत का जो क्षेत्रफल है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, वो जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है ये। तो भारत का क्षेत्रफल आप लोग याद रखेंगे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। वहीं भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। अगर देखा जाए विश्व का जो है क्षेत्रफल 100% है, तो उसमें से भारत के पास कुल कितना परसेंट है पूरा विश्व के भूमि का, तो 2.4%। ये बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए वही आप लोग अगला पॉइंट देखेंगे, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो भौगोलिक दृष्टि से जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में 7वां स्थान जो है भारत का है, और ये सबसे बड़ा देश में गिनती आता है। वही हम लोग विश्व के 7 बड़े देश देखते हैं। तो इसको कैसे याद किया जाए ताकि ये क्रम के अनुसार रहे, पहला दूसरा तीसरा करके। तो इसमें हम लोग देखेंगे एक ट्रिक के माध्यम से, और देखिए हम लोग जो ट्रिक पढ़ेंगे, रुक चीन अब आया भारत, और इसमें हम लोग रू को अलग करेंगे तो रू से रूस हो जाएगा, और ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे प्रथम स्थान पे आता है। वहीं क को अलग करेंगे हम लोग तो कनाडा आएगा, और ये कनाडा जो है दूसरे स्थान पे है पूरा विश्व में भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से। वहीं चीन से पूरा चीन लिखेंगे जो कि तीसरे स्थान पे आता है। अब जो है अ से चौथा नंबर पे हम लोग लेंगे अमेरिका को, यूएस से यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। वही ब से बारी आए तो ब्राजील जो कि 5वें नंबर पे है। आया से ऑस्ट्रिया याद रखेंगे आप लोग, और ये जो है 6ठे नंबर पे है, और जो 7वें नंबर पे है आप लोग को पता है कि ये भारत है। तो ये है विश्व के 7 बड़े देश को क्रम बाय क्रम याद करने का ट्रिक। तो ये ट्रिक आप लोग याद करेंगे, नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि नहीं। चलिए अगला जो हम लोग देखते हैं, भारत का जो स्थलीय सीमा है, तो भारत का जो स्थलीय सीमा है वो तटीय सीमा रेखा से लगभग 2 गुनी है। तो कैसे 2 गुनी है देखते हैं। देखिए भारत का जो सीमा रेखा की कुल लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। समझ में आ रहा है। तो कुल लंबाई का बात हो रहा है भारत का जो है सीमा रेखा का, स्थल सीमा रेखा का, तो 15,200। लेकिन वहीं अगर हम लोग देखेंगे मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा जो है मात्र 6100 किलोमीटर है कि नहीं। तो इसलिए जो है भारत की स्थलीय सीमा रेखा जो है तटीय सीमा रेखा की लगभग 2 गुनी है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह के साथ 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। वहीं हम लोग देखेंगे भारत का आकार जो है, तो भारत का आकार जो है त्रिभुजाकार है। तो आप लोग याद रखेंगे भारत का आकार पूछा जाए तो बोल सकते हैं हम लोग जो है भारत का आकार जो है त्रिभुज की तरह है, यानी कि त्रिभुजाकार है। वहीं देखेंगे इसकी उत्तरी भाग जो है चौड़ा है भारत की। तो आप लोग जब मैप देखिएगा तो उसमें जो भारत का उत्तरी भाग जो है चौड़ा है, वहीं दक्षिणी भाग जो है लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः पतला होता गया है। वहीं सबसे अंतिम छोर जो है अंतरीप या
कन्याकुमारी कहा जाता है। अंतिम छोर को जो है अंतरीप या कन्याकुमारी कहा जाता है। और देखिए भारत का जो है, भारत का प्रायद्वीपीय आकार इतना बड़ा होने का जो है क्या कारण है, तो इसमें जो है बंगाल, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, वही पश्चिम का बात करें तो अरब सागर है, और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो ये तीनों की ओर समुद्र से घिरा हुआ है कि नहीं। तो ये तीनों ओर जो है समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए जो प्रायद्वीपीय आकार जो है भारत का इतना बड़ा है। इसी प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा रेखा इतनी लंबी है, बिल्कुल लंबी है, तथा हिंद महासागर के मध्य भाग में चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, अक्षांश के बारे में समझेंगे और देशांतर के बारे में समझेंगे। इसका जो है विस्तार देखेंगे। तो भारत का जो है, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग समान है। मतलब दोनों में जो है समान कितना का अंतर है, तो लगभग में दोनों का जो है 30 डिग्री का अंतर है। तो भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है। तो भूमि पर जो है वास्तविक दूरी समान नहीं है, ऐसा जो आप लोग को है मैप पे ही देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। वही कारण होने का मतलब जो है 30 डिग्री कारण होने का मतलब जो है जो 2 घंटे का अंतर है। अब देखिए ये अतः 82.5 डिग्री यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानव यामांतर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद जो कि जगह है नैनी से होकर गुजरती है। अब देखिए आप लोग को यहाँ पे समय कैसे पता चलता है, यहाँ पे देशांतर से ये पता करना सीखेंगे। तो पृथ्वी 24 घंटे में जो है 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है। और देखिए एक देशांतर पार करने में पृथ्वी को लगभग जो है यानी कि 4 मिनट लगता है। पूरी जो है एक देशांतर पार करने में पृथ्वी को कितना मिनट लगता है, 4 मिनट लगता है। तो अगर हम लोग देखें 4 मिनट लगता है तो टोटल जो है 24 घंटा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग अगर एक देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, यानी कि एक देशांतर जो है 4 मिनट के बराबर है। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच 30 डिग्री का अंतर है। तो 30 डिग्री को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, एक देशांतर प्राप्त करने में कितना मिनट लगता है, तो 4 मिनट, तो 3 चौक 12 यानी कि 120। और वहीं हम लोग देखें अगर इसको हम लोग भाग करके निकालें, ठीक है, मिनट को, तो यहाँ पे 2 घंटा निकलता है। और यही 2 घंटा जो है 30 डिग्री का अंतर होने के कारण 2 घंटा जो है पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय जो है लगभग 2 घंटे पहले हो जाता है, यही 30 के कारण। तो देखिए अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। तो बिल्कुल पड़ता है। अक्षांश का जो है प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात पर जो है इसका प्रभाव पड़ता है। अगला पॉइंट देखिए, भारतीय मानक समय ग्रीनिच स्टैंडर्ड टाइम से लगभग 5.5 घंटा आगे है। तो भारतीय मानक समय जो है ग्रीनिच स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए आप लोग, अगला जो टॉपिक है भारत तथा विश्व। तो हम लोग देखेंगे भारत तथा विश्व के बारे में। तो भारत अपनी प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। तो इसकी प्रायद्वीपीय आकार जो है इतनी बड़ी होने के कारण जो ये हिंद महासागर के शीर्ष पर टॉप पे जो है स्थित है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। तो भारतीय भूखंड जो है एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। फिर अगला टॉपिक देखेंगे, पॉइंट देखेंगे हम लोग भारत के पड़ोसी देश। तो दक्षिण एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो भारत जो है दक्षिण एशिया में अवस्थित है और इसका जो है एक महत्वपूर्ण स्थान है। और भारत जो है सार्क यानी कि
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य है। समझे। और ये कौन कौन से सदस्य देश हैं सार्क के, और इसका मुख्यालय जो है काठमांडू में है, यानी कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। और सार्क के निम्नलिखित सदस्य हैं, और इसको याद करने के लिए ट्रिक है अपनी MBBS। तो सबका जो है लेटर अलग अलग करके देखेंगे तो ए से अफगानिस्तान जो है सार्क का सदस्य देश है, पी से पाकिस्तान जो है सार्क का सदस्य है, नेपाल, फिर आई से इंडिया, एम से मालदीव, वी से बांग्लादेश, फिर बी से भूटान, और ऐसे श्रीलंका। ये सब का सब जो देश है ये सार्क का सदस्य देश है। किसका सदस्य देश है? सार्क का जो है सदस्य देश है। तो आप लोग याद रखेंगे सार्क का सदस्य देश जो है ये सातों है। तो आप लोग याद रखेंगे सार्क का सदस्य देश जो है ये 8 है। ओके। फिर हम लोग देखते हैं भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है। तो भारत की स्थलीय सीमा जो है पूरी 7 देशों को छूती है स्थलीय। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक है बचपन में MBA। तो बचपन में BA ट्रिक से जो है आप लोग ये 7 देश का नाम याद रख पाएंगे। तो देखिए ब को अलग करते तो बांग्लादेश, च को अलग करते तो चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, मे से म्यांमार, वी से भूटान, और ए से अफगानिस्तान। तो ये 7 देश जो है भारत के स्थलीय सीमा रेखा को जो है टच करती हैं। तो ये 7 देश का नाम आप लोग याद रखेंगे ट्रिक से बचपन में BA। तो नोट कर लेंगे आप लोग। अगला पॉइंट है दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं। तो बिल्कुल अभी देखें हम लोग मालदीव हो या श्रीलंका हो ये हमारे पड़ोसी देश हैं। और ये श्रीलंका जो है पाक जल संधि द्वारा भारत को श्रीलंका से अलग होती है, यानी कि पाक जल संधि के द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। शोक कहने का वजह से बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि कोसी नदी जो है नेपाल से होकर आती है और बिहार में बाढ़ का कारण बनती है, और बाढ़ में बहुत ज़्यादा जान मान की क्षति होती है, मवेशियों की हानि होती है, वही फसलों की नुकसान होती है। तो इसलिए जो है इसे दुख कहा जाता है, और दुख को जो है हम लोग शोक बोलते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार का शोक जो है कौन सी नदी है? तो कोसी नदी है, बिल्कुल याद रखेंगे। फिर देखिए भारत और चीन के सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। तो भारत और चीन के बीच के सीमा रेखा को आप लोग याद रखेंगे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। वहीं देखिए जब 1947 में जो है भारत जो है स्वतंत्र हुआ, और फिर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है बंटवारा हुआ, तो रेड क्लिफ जो व्यक्ति थे वो लाइन ड्रॉ किए कि इधर भारत और इधर पाकिस्तान। तो वही बीच के लाइन को, भारत और बीच के लाइन को जो बोला जाता है रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। समझ पा रहे आप लोग? फिर हम लोग देखते हैं भारत के राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्री तट को स्पर्श नहीं करते हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं जो न समुद्री सीमा को टच करते हैं और न ही जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करती हैं? तो आप लोग याद रखेंगे हम तेज छी, और इस ट्रिक से जो है हम लोग ये 5 जो है राज्य का नाम याद रखेंगे। तो हौस को अलग करेंगे तो हरियाणा, वहीं मौ को अलग करेंगे तो मध्य प्रदेश, ते से तेलंगाना, झ से झारखंड, और छी से छत्तीसगढ़। तो ये जो है 5 राज्य जो है ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं और न ही समुद्री सीमा को टच करते हैं। चलिए स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट जो है लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत के जो है कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इसको याद करने के लिए हम लोग जो है ट्रिक रखे हैं दादी आप जल्दी चलो। इससे आप लोग जो है हेल्प मिलेगा ये 8 केंद्र शासित प्रदेश का नाम याद रखने में। तो देखिए दा को अलग करें तो दादर एवं नगर हवेली, वहीं दी को अलग करें तो दिल्ली, आ से आप लोग याद रखें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, प से पुडुचेरी, वहीं जौ से याद रखेंगे जम्मू और कश्मीर, और लदी से याद रखेंगे लद्दाख,
वहीं चौ से याद रखेंगे चंडीगढ़ और लो से याद रखेंगे लक्षद्वीप। और इस प्रकार से जो है आप लोग 8 केंद्र शासित प्रदेश का नाम जो है याद रख पाएंगे। और एक लास्ट टॉपिक जो है बच गया था जल संधि, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जल संधि होता क्या है। जल संधि जल का वह संकीर्ण हिस्सा होता है, छोटा हिस्सा होता है जो दो सागरों को आपस में जोड़ता है या अलग करता है। तो दो सागरों को आपस में जोड़ता है या अलग करता है तो उसे जल संधि कहते हैं। जैसे पाक जल संधि द्वारा भारत जो है श्रीलंका से अलग होती है कि नहीं। तो जल संधि का क्या होता है, संधि यानी कि जोड़, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है आप लोग याद रखेंगे दो सागर आपस में जुड़ेगा और नहीं तो अलग होगा। तो जुड़ेगा नहीं तो अलग होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, जल संधि कहेंगे। ओके, तो दो सागर को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया हो या फिर अलग करने की प्रक्रिया हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जल संधि कहेंगे। और इसी प्रकार से हम लोग जो है इस चैप्टर का जितना सारा पॉइंट्स था उसको जो है हम लोग सफलतापूर्वक जो है अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ समझ लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो इस प्रकार से ये चैप्टर जो है खत्म हो रहा है। आप लोग जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्या इसमें आप लोग को ज़्यादा समझ में आया।